वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ एनिकडोट। आज हम होस्ट कर रहे हैं डॉक्टर नेहा को। डॉक्टर नेहा वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, वास्तु कंसल्टेंट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है एंड व्हाट नॉट। अगर आपका भी इन सभी ऑकल्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले इन 3, 2, 1। ये पॉडकास्ट कई दिनों से प्लान था हमारा और लगभग अप्रैल में वी हैव फर्स्ट स्टॉप्ड। आप जब शायद दुबई से आए थे, आप दुबई में आपका कोई अवार्ड था शायद वास्तु पे, एंड आई वाज अमेज्ड जब आपने मुझे बताया कि आप दुबई में हो, वो भी वास्तु के अवार्ड के लिए। कितना इंडिफरेंट बात है कि एक मुस्लिम कंट्री में लोग वास्तु को मानते हैं। क्या सिर्फ वहाँ इंडियंस ही वास्तु को मानते हैं या फिर आप जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा अबाउट दिस होल, आपका अल्टीमेटली क्या समझ में आपको कि सिर्फ वास्तु या फिर एस्ट्रोलॉजी अब लिमिटेड नहीं रहा है एक हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अब लोग अपना रहे हैं इसे इवन इन द कंट्रीज लाइक यूएई? इसका एक बहुत छोटा सा मैं आपको जवाब दूंगी। लोग सस्पिशियस चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन लॉजिक्स पे, साइंटिफिक रीजंस पे वो बिलीव करते हैं। जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं या डिफरेंट हिंदुज़म से डिफरेंट जाते हैं तो हम उनको देवताओं की परिभाषा नहीं समझाते। वो हमारा बिलीव है और हमें पता है वो काम करते हैं, लेकिन हम उनको साइंटिफिकली आधार बताते हैं कि ये आपकी लाइफ में कैसे काम करते हैं, तो उनका बिलीव बन जाता है कि ये चीज़ हमें कैसे करनी है। मुस्लिम भी मानते हैं कि उत्तर की दिशा या पूर्व की दिशा अच्छी होती है, वो उनका भी अपना बिलीव है। हाँ, वो उनके देवताओं को नहीं मानते, वो उनका अपना रीज़न है। हम उनको देवताओं की, हम उनसे कोई बात भी नहीं करते। जब हमें ये लोग अवार्ड्स के लिए भी बुलाते हैं या किसी भी स्पीच के लिए बुलाते हैं तो वो यही बात करते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि आपने साइंटिफिकली तो जो भी बात करनी हो आप बोलना, लेकिन आपकी स्पीच में किसी भी देवता का रीज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ का वाद विवाद ना बना दें, हिंदू मुस्लिम वाद विवाद ना बन जाए कि आप हमारी कंट्री में आके कैसे अपने देवताओं का प्रचार कर सकते हैं। तो हर चीज़ के पीछे एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह साइंटिफिकली है, कोई जादू नहीं है, किसी भी तरह का कोई चमत्कार नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है और साइंटिफिकली ही इंसान के ऊपर काम करती है। जितना आई नो यू, हमारी 3-4 महीने से इस बारे में बातचीत भी हो रही है। एस्ट्रोलॉजी इज़ एवरीथिंग फॉर यू। यस। एंड मुझे जानना है कि जर्नी कैसे शुरू हुई, और अभी आपने रिसेंटली केम टू नो आपने पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया है एस्ट्रोलॉजी के किसी पर्टिकुलर फील्ड में। सो क्या रही जर्नी और क्या रहा पीएचडी की स्टोरी, बिकॉज पीएचडी हर कोई नहीं करता। देखिए, एस्ट्रोलॉजी से बिलीव मेरा बचपन से है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एस्ट्रोलॉजी करते थे। हम अपना हाथ दिखाते थे अपने पिताजी को, और हम बच्चे थे तो ये पूछते थे हम पेपरों में पास हो जाएंगे और या पापा हमें शॉपिंग करवा देंगे, जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं दैट टाइम पे। तो उस टाइम पे जब पिताजी कहते थे हाँ इस तारीख के बाद तेरे पापा शॉपिंग करा देंगे कि या इतना पेपर का अच्छा होगा, तो वो बिलीव बन गया। जब लाइफ बड़ी हुई, हम किसी पंडित को हाथ दिखाते या कुछ भी हम जाते, तो ऐसे ऐसे हमारा बिलीव बनता रहा। उसके बाद जब क्या होता है, जब लाइफ स्मूथ चल रही है ना, तो कोई पंडित कुछ भी कह देता, तो लाइफ में हर्डल्स तो थे नहीं, तो वो स्मूथ चलता रहा, तो वो बिलीव तैयार रहा। लेकिन जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद मैंने अपनी कुंडली डिस्कशन की या हाथ दिखाया, मतलब वेरियस लोगों के पास गई और मल्टीपल तरीकों से इसकी मैंने प्रिडिक्शंस ली, तो उसके बाद हर बंदे की जो प्रिडिक्शन लेवल था ना वो डिफरेंट था। कोई कहता था ये ऐसे हो जाएगा, कोई कहता, बंदा एक है उसके बारे में 10 बातें कैसे हो सकती हैं, कहीं तो कुछ मिले। तो वो नहीं मिलता था, तो एक माइंड में क्वेश्चन वाई वाई वाई, और हमारे घर में बुक्स पड़ी हुई थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं जॉब करती थी उस टाइम पे, तो मेरे को खुद सीखना है इसको। लोगों के इतने सवाल हैं, ये कैसे हो सकता है, जैसे मांगलिक हूँ मैं खुद कि मांगलिक है तो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो क्यों वाई? कोई कह देता था है ऐसे है, तो मतलब वो वाई के चक्कर में मैं इस फील्ड में आई और आज ये मेरे लिए पैशन बन चुका है। और फिर पीएचडी करने का प्लान? पीएचडी का प्लान ये है बच्चे, होता क्या है, ये हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये बहुत डेप्थ है, वेरी डीप। मैंने एक योग के ऊपर पीएचडी किया है, उसको गज केसरी योग कहते हैं। 5 महापुरुष योग हैं कुंडली में होते हैं, 5 मेन योग। वैसे तो बहुत सारे योग हैं, इट्स 1044, बट उसमें से 5 योग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसमें से एक योग के ऊपर मैंने 400 पन्ने की थीसिस लिखी है, वो है गज केसरी योग। तो मुझे ये था कि अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँगी तो मुझे इसका, अब क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, अप्रैल 13 से लेके मई 14-15 तक सबका सूर्य उच्च गए, तो सब तो सरकारी नौकरी में नहीं आ सकते, सबकी पावर्स अच्छी नहीं हो सकती, सबके ताल्लुक अच्छे नहीं हो सकते, तो कहीं तो प्रॉब्लम है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इन रीज़न्स को जानने के लिए, उसकी डेप्थ को जानने के लिए
कि क्यों कुंडली, मैं जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन पता नहीं कितने बच्चे पैदा होंगे, सबकी लाइफ में सेम प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी या सबकी लाइफ ऐसी तो नहीं होगी, तो क्यों ये चेंजेस है। इन चेंजेस को जानने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के 5 लोगों को जानती हूँ, उनकी लाइफ अलग है, उनकी फील्ड अलग है, उनकी स्ट्रीम अलग है, तो लाइक वो फिर क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न थे, वो क्या चेंजेस आए, इसके लिए मेरे को रिसर्च करनी पड़ी और जिससे मुझे पता चला कि मैं जिस ट्रैक पे हूँ क्या मैं ठीक जा रही। ग्रेट, मतलब मेरा मानना है कि PhD करना इज़ वेरी बिग थिंग, और प्लस ऐसे फील्ड में करना जो कि बहुत नॉन ट्रेडिशनल है, मतलब PhD जैसे स्टेजेस के लिए, क्योंकि लोग PhD करते हैं साइंस फिलॉसफी में बहुत एक पर्टिकुलर, बट डूइंग PhD इन एस्ट्रोलॉजी इज रियली अमेजिंग थिंग। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, टोटली मैथमेटिक है, कैलकुलेशंस है। हमारी घड़ी भी सेकंड से पीछे के लिए नहीं जाती है, एस्ट्रोलॉजी सेकंड से भी पीछे जाती है। हमारे पास मिली सेकंड्स का रिकॉर्ड भी होता है, हम मिली सेकंड से भी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आपको रिसर्च के साथ ही आ सकता है। आप उसके बारे में जितना पढ़ेंगे, क्योंकि 360 डिग्री की अर्थ है और उसके हर मिनट हर मिली सेकंड में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। एक बच्चा एक समय में जब पैदा होता है ना, तो मिली सेकंड के चेंजेस में उसका फ्यूचर चेंज हो जाता है, टोटली फ्यूचर चेंज हो जाता है। तो ये टोटली साइंस बेस्ड है, कुछ और नहीं है। तो अगर 2 ट्विंस पैदा हो रहे हैं, मान लेते हैं, जो सेम टाइम पर पैदा हो रहे हैं, मानते हैं उनकी सेम टाइम पर पैदा हो रहे हैं, 1-2 मिनट का अंतर है बस, तो क्या उनकी कुंडली भी डिफरेंट होगी? हाँ, बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक बड़ा भाई है, एक उससे छोटा भाई है। हम क्या करते हैं मोस्टली एस्ट्रोलॉजी में, एक कुंडली तो उसी टाइम का हमने बनाया, दूसरे भाई की कुंडली में हम लगन चेंज करके छोटे भाई वाला लगन ले लेते हैं। ये हमारा अपना एस्ट्रोलॉजी में सिस्टम होता है, तो आपको उसकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिल जाती है। और अगर हम वो नहीं भी लेते और जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है वो उसी के साथ कैलकुलेट, मैंने अभी आपको बताया 0.06 मिली सेकेंड में प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि दशा पीरियड के हिसाब से, जैसे वीनस की दिशा सबसे लंबी है 20 ईयर्स की, उसके अंदर उसका लॉर्ड जो है 2 सेकंड में चेंज हो जाता है। 2 सेकंड, मेरे को इस बात को भी बढ़ाने में आपको 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन 2 सेकंड में वो लॉर्ड चेंज हो जाता है और उसी से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। दैट्स अमेजिंग। आपने अभी कहा कि आप मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, डिफरेंट पंडित्स के पास गई, हाथ दिखाया, आपने अपनी क्यूरियोसिटी से इस फील्ड में आने का सोचा, बट मैं देख रहा हूँ कि आज हर गली में, हर नुक्कड़ पे एक ज्योतिष बैठा है जो कि बता रहा है कि ऐसी चीज़ें होनी है। आप ऑनलाइन देख लीजिए, आज किसी भी तरीके से यू कैन फाइंड आउट ईजी मेथड, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी 4 आर्टिकल पढ़कर अपने आप को लोग एस्ट्रोलॉजी बताना शुरू कर देते हैं। 4 लोगों के पास गए आप, 4 लोगों ने अलग प्रेडिक्शन बताई, तो क्या इन सब चीज़ों से जो आप बार बार कह रही हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा? इफेक्ट्स ऐसे पड़ रहा है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान ने एक सब्जी बनानी सीख ली और उसके बाद वो कहता है जी मैं तो ये बहुत अच्छा बनाता हूँ, अब मैं अपनी एक गाड़ी बना लेता हूँ खाने की और मैं वही बना लूंगा। वो एक डिश तो अच्छी बना लेगा, लेकिन वो हर डिश अच्छी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको एक चीज़ के बारे में नॉलेज है। अगर आपने 4 दिन की एक वर्कशॉप लगाई है या 4 दिन कहीं से पढ़ा है, तो आपने मोटा माटी पढ़ा है, उसकी डिटेल में नहीं गए। डिटेल के अंदर देखिए 4 वेद हैं, हम सब जानते हैं, उसके अंदर 6 वेदांग हैं, जिसमें से एक वेदांग ज्योतिषी है, तो वो कितना बड़ा होगा। मैं इस टाइम 40 ईयर्स से ऊपर हूँ, मेरी उम्र 20 साल और है या 30 है या 10 है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अगले 7 जन्म कम है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। एस्ट्रोलॉजी इतनी डीप साइंस है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि आज दूध वाला कितने बजे घर आएगा या वो आएगा कि नहीं आएगा। ये इतनी डीप साइंस है, इतनी कैलकुलेटिव है, लेकिन उसके लिए बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। जो लोग 4 दिन की वर्कशॉप पढ़ के या पार्ट टाइम ज्योतिषी करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उन्होंने टाइम पास बना रखा है, एक साइड इनकम बना रखी है। लोगों को लगता है कि वो पंडित जी बैठे हैं 100 रुपये में हाथ देख देंगे। आप क्यों नहीं सोचते कि 100 रुपये में वो आपको क्या देगा। आज आप अगर एक नूडल की प्लेट भी खाते हैं 60 रुपये में भी मिल रहा है, 160 में भी मिल रहा है, क्वालिटी का फ़र्क तो होगा। वो क्वालिटी आपको, मैं अपने आप को पंडित नहीं कहती हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं एक पाथ गाइडर हूँ जो आपको एक पाथ दिखा सकती है कि आपके लिए परमात्मा ने कौन सा रास्ता प्लान किया। मैं उसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकती आपके लिए, बट थ्रू रेमेडीज़ मैं उस रास्ते को आपके लिए ईजी बना सकती हूँ कि आपको वहाँ पे एक गाड़ी मिल जाए कि आप उस रास्ते पे फटाक से चल के आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। मैं उस रास्ते, ये मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको यहाँ से उड़ा के वहाँ पहुँचा दूँ। वो रास्ता आप ही ने तय करना है, मैंने आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर पढ़ाई की है बहुत। ये जो 4-4 दिन के कोर्सेज करते हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि कोई भी प्लैनेट कितनी डिग्री पे ऊंच नीच का होता है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स को नक्षत्रों के नाम नहीं पता,
नक्षत्र के अंदर एक नक्षत्र के 4 चरण है और उस हर 4 चरण के अंदर अलग अलग लॉर्ड हैं। मतलब 108 टोटल माला बनती है और उन 108 के अलग अलग लॉर्ड हैं। लोगों को नहीं पता, आप किसी से उनका लॉर्ड का नाम पूछोगे वो नहीं आपको बता पाएंगे। मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स अपने लाइफ में देखे हैं, क्योंकि मैं किसी को एस्ट्रोलॉजर को मिलती हूँ ना तो मतलब रैंडम पर्सन की तरह मिलती हूँ और मैं उसको चेक करने के लिए मिलती हूँ कि इसकी कितनी नॉलेज है। अगर इसकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा होएगी तो मैं इससे कुछ सीख के जाऊँगी, नहीं तो मैं कहूँगी ठीक है जी ओके। मतलब मैं उसको नीचा नहीं दिखाना चाहती, मेरे को होता है कि कोई अच्छा कुछ और भी मेरे को सीखने को मिल जाए। तो लाइक अब मुझे पता चल जाता है कि इसको कितना आता है, क्योंकि वो मेरी कुंडली देख के डरा देते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये किस चक्कर में जा रहा है। और आप 100-200 रुपये में किसी को कुंडली दिखा रहे हैं तो उसने आपसे पैसा कमाना है, उसने आपको 10 वहम डालने हैं, आप उसके 2 तो मानोगे। उसको 100 की जगह आप 3-4 हज़ार रुपये तो दे के जाओगे, उसको भी लगेगा चल मेरी आज की तो दिहाड़ी पड़ गई। वो दिहाड़ी डाल रहे हैं। आप किसी एजुकेटेड इंसान के पास जाइए, पढ़े लिखे इंसान के पास जाइए, वो आपको वहमों में नहीं डालेगा। जो आपकी लाइफ का सच है वही बताएगा। ब्रेड पे बटर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसी ब्रेड आपको परमात्मा ने दी है वैसी ही खाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगी। नहीं, यही बात मैं देख रहा था जब आपने उससे कहा ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात यही है कि आप 10 लोगों के पास जाएंगे, वो पॉजिटिविटी के साथ साथ आपको 4 नेगेटिव चीज़ें परोस देंगे और उनसे कहेंगे कि ये रेमेडीज़ करो, ये रेमेडीज़ करो। और एक पूरा बिजनेस तैयार कर रखा है इन लोगों ने कि आप ये ट्राई करके देख लीजिए, वो ट्राई करके देख लीजिए। तो मान लीजिए आपके पास कोई आता है कंसल्टेंसी के लिए, तो रेमेडीज़ के सिमिलर ही होती हैं या फिर यू जस्ट लुकअप कि उनके जो पूरा प्रेडिक्शंस का सीन है सिमिलर नहीं होती हैं राजे। 9 ग्रह हैं और 12 घर हैं, हाउसेस कुंडली में 12 उसको पार्ट किया हुआ है, 360 को इंटू 12 कर रखा है। अब किस ग्रह को किस जगह की लॉर्डशिप मिल रही है, एग्जाम्पल समझाती हूँ लेमैन तुम्हारी भाषा में। तुम्हारा एक घर है बहुत बड़ा, तुमने उसमें डस्टिंग वाला अलग लगा रखा है, कुकिंग के लिए अलग लगा रखा है, गैरेज में अलग गाड़ी वाला आता है, सफाई झाड़ू पोछा कोई और करता है। तो हर बंदे को एक काम डिसाइडेड है कि तुम ये काम करोगे। अब इसमें तुम मुझे ये चीज़ बताओ, सबसे मुश्किल काम किसका है और सबसे इजी किसका है? जो डस्टिंग कर रहा है उसका सबसे इजी है, क्योंकि वो एसी के अंदर अंदर डस्टिंग करता जा रहा है। सबसे मुश्किल है जो गैरेज में खड़ा है, जिसको फ़ैन भी पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सेम लाइक कुंडली का भी ऐसे ही है। 9 ग्रह हैं, उनको आपकी कौन सी लाइफ के किस पार्ट की परमात्मा ने दिया है कि तुमने इसकी लाइफ का कौन सा पार्ट देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे लगन, हम खुद 9 ग्रह में से लगन का लॉर्ड जो होता है वैसे हमारी नेचर में आ जाती है चीज़ें। तो हमारा लगन लॉर्ड कौन सा है, हमारा फैमिली का लॉर्ड कौन सा है, उसके आधार के ऊपर ये प्रेडिक्शंस आगे की तरफ चलती हैं। ओके, आप जिस दोष के बारे में आपसे कह रहा था मैं, बहुत से पंडित्स, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स या फिर कहूँ तो सो कॉल्ड नुक्कड़ वाले ज्योतिष मांगलिक दोष बता देते हैं लोगों को कि तुम मांगलिक हो, प्रॉब्लम्स आएंगी, शादी करा लो पेड़ से मटके से, या फिर आपके में काल से दोष है, ऐसे जो दोष बता देते हैं। ये हमेशा मेरा मानना क्या है कि अगर किसी कॉइन की एक नेगेटिव साइड है तो उसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होंगी। Exactly. तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं तो दे नेवर टोल्ड अस द पॉजिटिव साइड्स ऑफ दिस। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मांगलिक दोष जो है या काल दोष जो है ये वाला, ये एक्चुअल में है क्या चीज़ें? मैं तुम्हें इसका साइंटिफिकली चीज़ें बताती हूँ। मांगलिक दोष, जो भी मांगलिक दोष होता है उसमें क्या होता है, मंगल इज अ कारक ऑफ एनर्जीज, पावर। एक इंसान जो मांगलिक होता है उसका एनर्जी लेवल नॉर्मल इंसान से, नॉन मांगलिक इंसान से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है, वो एग्रेसिव थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो वो अपनी लाइफ में डिसीजन बहुत जल्दी लेता है। तो कई बार आपने अगर ये भी चीज़ें सुनी होंगी कि 28 साल के बाद या 33 साल के बाद ये दोष खत्म होना शुरू हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है। 28 साल के बाद आपको अक्ल आनी शुरू हो जाती है। 33 साल तक आपने जितने धक्के खाने होते हैं आप खा चुके होते हो, अपनी गलतियों से सीख लेते हो, तो आप फिर थोड़ा सा काम धैर्य से करना शुरू कर देते हो। तो ये सिर्फ आपको एग्रेशन ज़्यादा देता है, आपकी एनर्जी लेवल को हाई कर देता है। ये कोई दोष नहीं है, मैं इसको दोष नहीं कहूँगी। ये सिर्फ आपकी उस प्लैनेट की जो सी स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा नॉर्मल नॉन मांगलिक से थोड़ा सा ज़्यादा रखता है। एक सिंपल सी बात है। अब दूसरा आपने मेरे से सवाल किया था काल सर्प दोष का। हमारी 360 डिग्री की अर्थ है, हमारे प्लैनेट्स वहाँ पे फैले हुए हैं। काल सर्प दोष में आपकी जो अर्थ 360 की है वो आपको 360 से 180 में मिल जाती है। मतलब आपको 180 में आपके प्लैनेट हैं। काल राहु का केतु के एक्सिस में आपके सारे प्लैनेट आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इंसान थोड़ा सा पजेसिव ज़्यादा हो जाता है,
उसके स्वभाव में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जगह कम है ना फैलने के लिए, तो आपके पास उतनी है। अगर मेरा कमरा 10x12 का है तो उसमें उतना सामान है, ये 20x20 का हो जाएगा तो वो उतना ही मैं वाइड करके उसको खुला खुला दिखा पाऊंगी, तो उसका एरिया कम हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी भी डिसीजन मेकिंग पावर्स में प्रॉब्लम आती है, जिसको हम लोग कह देते हैं आप पूजा कराओ, ये कराओ। नवग्रह की पूजा से क्या है कि पूजा कराना मैं गलत नहीं कहूँगी, होती है, लेकिन डरा के किसी से पूजा करवाना बहुत गलत है। इस दोष का सिंपल सा निवारण है, उस निवारण को भी करें तो आपको कोई भी पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम है, अभी जैसे कोई भी बंदा पंडित के पास जाता है तो ऑब्वियस वो कहीं ना कहीं फंसा होता है, फाइनेंशियली फंसता है सबसे पहले इंसान, तो उस टाइम उसकी नहीं है हालत 10-15 हज़ार की पूजा कराने की, लोग ये भी कह देते हैं आप 5 हज़ार वाली करा दो, कैसे हो जाएगा कोई काम? ऐसे थोड़ा ना पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसके लिए अगर आप शिवालय जाके मत्था भी टेकना शुरू कर देते हैं ना, तब भी आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। आप परमात्मा की शरण में चले जाते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ नहीं, डर का तो ऐसा है कि लोग शनि से डरा देते हैं, राहु से डरा देते हैं, और बार बार ये डर दिखाते हैं कि शनि तो बुराई करेगा, राहु तो बुराई करेगा, फिर केतु की महादशा है तो बुराई करेगा। तो क्या ये सही है? सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नेहा बुदार हूँ, 10 लोग मुझे पसंद करते हैं, 10 नापसंद भी करते हैं, 10 लोग मेरी अच्छाई कर रहे हैं तो 10 मेरी बुराई भी कर रहे हैं, बट मैं ही हूँ। उनके साथ मेरा सिस्टम नहीं सेट हुआ, उनको मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, उनको हर्ट कर गया, उनको मैं अच्छी नहीं लगी, किसी को मैं बहुत अच्छी लगी। तो सेम शनि राहु केतु का है। जब आपको प्लैनेट परमात्मा ने आपकी कुंडली बनाई, उसके अंदर 12 घरों में हर प्लैनेट को एक रोल दे दिया। अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि काम वाली की आपको, तो ऐसे ही आपको घरों का रोल मिल गया। अगर शनि राहु केतु को 6, 8, 12 भाव का रोल मिल गया, 6, 8, 12 भाव त्रिक स्थान बोलते हैं कुंडली में, जो प्रॉब्लम्स वाले स्थान है, रोग के, प्रॉब्लम्स के, लिटिगेशंस के, अगर यहाँ पे उनकी लॉर्डशिप आ जाती है तो वो प्रॉब्लम देते हैं। अगर यही शनि भाग्य का मालिक है या कर्म स्थान का मालिक है तो IPS ऑफिसर बना देता है, मंत्री बना देता है, बहुत अच्छी जॉब्स में पहुंचा देता है, जज बना देता है। ज़रूरी नहीं है वो ख़राब ही करते हैं, वो डिपेंड्स। आपको गुरु भी ख़राब कर सकते हैं। अगर आपका गुरु 6, 8, 12 भाव में है, आपको प्रॉब्लम बड़ी बड़ी मिलेंगी, आप उन प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे। तो वो प्लैनेट को कहाँ का आपने कार्य दिया है, उसके अकॉर्डिंगली इट्स डिसाइडेड कि ये आपको फ़ायदा देंगे या ये आपके लिए हानिकारक है। तो जिस तरीके से शनि को लेकर, राहु को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, तो ये कहीं ना कहीं फिर वही बात हमारे पास सामने आ रही है कि वही बिजनेस वाली। अब लोगों ने डरा के, देखो आप डरोगे नहीं तो आप पैसा खर्चोगे नहीं, डर का बिजनेस बना रखा है लोगों ने। एस्ट्रोलॉजी जैसी साइंस को, जो कि टोटली परमात्मा की देन है, हमारी फील्ड में कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर परमात्मा से नेक्स्ट ईयर पे खड़ा है, क्योंकि हम उसकी विद्या को जानते हैं तो उससे आगे खड़े हैं, वो हम उससे ले रहे हैं और आपको दे रहे हैं। तो उसको हमने, अब मेरे पास एक बंदा आया, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसने मेरी फ़ीस दी और वो चला गया। अब मैं चाहती हूँ इससे पैसा कमाना, तो थोड़ा डराऊंगी तभी वो पैसा देगा। तो ये सिर्फ पैसा कमाने का सिस्टम है। आपकी किस्मत में अगर आपको सही कंसल्टेंट मिलना है, आपका सही समय है कि अब यही बंदा आपको सही दिया, रास्ता दिखाएगा, उसी वक्त वो वक्त भी तो आएगा, तभी आपका काम बनेगा ना। अगर आपका वक्त ख़राब है, आपने लोगों से खा रखा है, आपने बड़े बुरे कर्म कर रखे हैं। शनि क्या है? लॉजिक, आधार, न्याय, अन्याय से हमें बताने वाला। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत अन्याय कर रखा है अपने स्टाफ को, शनि आपका स्टाफ है, आपका कर्मचारी आपका शनि है, आपने अपने शनि को बहुत अनहैप्पी रखा है, आप अपने स्टाफ की मतलब बिना बात पे किचकिच करते हो, उसको दबाने के लिए उसको बातें सुनाते हो, तो शनि आपको कहीं ना कहीं तो तंग करेगा ना, क्योंकि वो तो कहता है कि तुम, आज मैं हूँ, मेरी काम वाली है, मैं उसके बिना अधीन हूँ, अब मैं उसको भी 4 बातें सुना दूँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं तो कर्ज करेगी। वो गरीब है, उसने 4 घर करने हैं, मैं अपना घर नहीं कर सकती साफ। तो इसलिए उसको प्यार से बोलो, अपने से छोटे इंसान को प्यार से बात करो। क्यों तुम ये सोचते हो तुम्हें परमात्मा ने दिया है तो उसको आराम से खाओ ना। क्यों तुम्हें ये लगता है कि मैं, वो तो मेरा नौकर है, मैं इसको कुछ भी कह लूँ? परमात्मा ने तुम्हें ये वाली चीज़ नहीं दी है कि तुम किसी को कुछ भी कह लो, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को इंसल्ट करने का। हाँ, तुम उसको ये कह सकते हो भाई ये काम ठीक नहीं हुआ, बट प्यार से, जैसे तुम अपने बच्चों को बोलते हो या अपनी फैमिली मेम्बर को। बट ये मत करो कि तुम उसको पैसा दे रहे हो, तुम काम करवा रहे हो, पैसा दे रहे हो, फ्री में पैसा नहीं दे रहे हो। एग्जैक्टली ये वाला रीज़न है। आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने जिक्र करा कि प्लैनेट्स इफेक्ट करते हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ प्लैनेट किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। मान लेते जुपिटर का एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा गुरु अगर उनको किन्हीं पर्टिकुलर ग्रह उनमें है, ग्रहों में है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तुम्हें प्रॉब्लम्स बढ़ी आएंगी। बट मैं कह रहा हूँ कि जुपिटर 750 मिलियन किलोमीटर दूर है यहाँ से, वो प्लैनेट जो मेरे से 750 मिलियन दूर है, वो मुझे किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है? बहुत सही क्वेश्चन है। मैं तुम्हें बड़े सिंपल वे से इसका आंसर देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये मोबाइल फ़ोन है, राइट? इसमें एक सिम कार्ड पड़ी हुई है, किसी भी नेटवर्क की हो सकती है। इसमें से सिम कार्ड निकाल दूँ तो क्या ये यूज़फुल है? नहीं, डिब्बा है। नहीं है ना, डिब्बा है। इसके अंदर एक सिम कार्ड पड़ी हुई है। अब ये किस टावर से कनेक्टेड है तुम्हें पता है? नहीं। फिर भी ये काम कर रहा है? नियरेस्ट से प्रॉब्ली, हाँ काम कर रहा है। आज मैं यहाँ रहती हूँ तो ये मेरे नियरेस्ट है, मैं मान लेती हूँ। अगर मैं दुबई चली गई तो ये मेरे नियरेस्ट नहीं रहा, लेकिन ये वहाँ चल रहा था। बिल्कुल। कैसे? कनेक्शन कोई ना, बस सेम। तुमने अपनी बात का जवाब खुद दे दिया। कनेक्शन, रेस का कनेक्शन है। वो ये रेस पड़ती हैं। जब एक छोटी सी चिप इस फोन को कहीं भी चला सकती है, तो वो देवता जो परमात्मा के अंडर काम करते हैं, तो वो तो उनकी रेस तो हमारे साथ फैली हुई है ना, तो उन्होंने तो काम करना ही करना है। जब ये डिब्बा काम कर सकता है एक छोटी सी सिम कार्ड डाल के, इस फ़ोन की, ये लाख रुपए का फ़ोन है, इसकी वैल्यू नहीं है, इसके अंदर वो 100 रुपये की सिम की वैल्यू है। सो ये किसी रेस से काम कर रहा है, कहीं से जुड़ा है। ऐसे हम भी जहाँ से आए हैं, हम वहाँ से कनेक्टेड हैं। वो रेज हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन हम उनसे कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई वो सारे प्लैनेट्स हमारे ऊपर काम करते हैं। मान लेते हैं कि हम इन प्लैनेट्स से प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, प्रिडिक्शन हो भी रहे हैं, तो क्या श्योरिटी रहती है कि प्रिडिक्शन 100% सही रहेंगे? और प्लस मैं मानता हूँ कि चलो हमारे सोलर सिस्टम की बात है, हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह बहुत सारे हैं, स्टार्स बहुत सारे हैं, जिनका साइंटिफिकली हम नहीं देख पाए, तो क्या उनका इफेक्ट हम पर नहीं होता? लाइक नेपच्यून और यूरेनस की बात ले लेते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि ज्योतिषी वेदांग है, एक 6 वेदांगों में से एक वेदांग है, जिसमें नवग्रहों का जिक्र है, जिसमें से एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो 5 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं और 2 उपग्रह हैं। छाया ग्रह राहु केतु हैं और उपग्रह हमारे सूर्य चंद्रमा हैं। बाकी 5 हमारे ग्रह हैं। अब ये हमारे ऊपर इफेक्ट्स प्रॉपर करते हैं, इस तरह से करते हैं जैसे तुम हो, तुम्हारी एक कंपनी है, मीडिया कंपनी है। अब तुम हर जगह जाके वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं ना कर सकते, तुमने अपने अंडर स्टाफ रखा हुआ है। वैसे ही एक सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर के अंदर स्टाफ है, उनका वो स्टाफ वो वाला सारा जाके काम करता है और वो उनको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करता है कि मैंने ये वाला काम ऐसे डिसाइड कर देते हैं। क्योंकि एक परमात्मा, एक हम अर्थ में हैं, ब्रह्मांड में नेल के जितना प्लैनेट है अर्थ, और बहुत सारी सृष्टियाँ, बहुत सारे स्टार, हमें उनका नाम भी नहीं पता, हमें पता भी नहीं उनकी लाइफ कैसी हो सकती है या कैसी नहीं हो सकती, हमें सिर्फ अर्थ का पता है। अर्थ के अकॉर्डिंगली हम सोलर सिस्टम देखते हैं, सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम मूवमेंट ऑफ प्लैनेट हमें पता है, जो हमें साइंटिस्ट ने बता रखा है कि सन के अराउंड सबसे पास कौन सा ग्रह है, सन से दूर सबसे कौन सा ग्रह है। तो ये वाले प्लैनेट सिस्टम के हिसाब से हमारा काम होता है, क्योंकि हमें इन्हीं की नॉलेज है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इन्हीं ग्रहों का है जिक्र है, तो हमें इन्हीं का पता है। हो सकता है दूसरों का हमारे पे असर होता हो, लेकिन जो चीज़ हमने कभी सुनी नहीं, हम खुद से तो नहीं ना लगा सकते। जिनका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, उसके लिए हम बात कैसे कर सकते हैं? उनका शास्त्रों में अगर जिक्र आएगा तो कोई ना कोई महान अनुभवी उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर ही देगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष हुआ, वास्तु, आप वास्तु कंसल्टेंसी भी करती हैं, वास्तु में मेनली कंस्ट्रक्शन वाला काम, प्लस आप टैरो रीडर भी हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। इन सारी चीज़ों को एक बहुत स्टीरियोटिपिकल नज़र से देखा जाता है, एज एन ऑकल्ट ओनली, एक नेगेटिव वे में, या फिर सिर्फ और सिर्फ डार्क साइड से, फिर बुरी तरफ से एक तंत्र को देखते हैं जैसे हम। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी फील्ड्स को एक बार इस तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि स्टीरियोटिपिकल ना हो और एक आम भाषा में लोगों को समझ में आ सके कि क्या चीज़ है और काम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हम ज्योतिषी की बात करें तो लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आएगी, प्रेडिक्शंस, रेमेडीज़ और प्रॉब्लम्स। इसके अलावा आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होती होंगी एस्ट्रोलॉजी में। वास्तु में लोगों को क्या समझ में आता है? सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात, कि अगर मैं घर बनवा रहा हूँ तो किस चीज़ की पोजीशनिंग कहाँ होनी चाहिए। तो इनके अलावा एक ऐसी डेफिनेशन अगर आप दे सकें जिसमें कि आम लोग इन्हें समझ पाएँ एक पॉजिटिव वे में।
ज़रूर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही शुरू करती हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसे मेरे पास सिर्फ लोग प्रॉब्लम्स लेके नहीं आते। कई बच्चों ने 10th पास कर ली, अब इनको स्ट्रीम कौन सी दें, परमात्मा ने इनके लिए कौन सी स्ट्रीम निर्धारित कर निश्चय कर रखी है, तो हम उनको बोल देते हैं आप इस बच्चे को साइंस में डालो या इसको मेडिकल में डालो या इसके लिए ये चीज़ डिसाइडेड है। कई बच्चे ऐसे भी आते हैं वो फूड का काम करेंगे, रेस्टोरेंट्स लगाएं या अपनी गाड़ियाँ खोलें या कुछ भी, उनको फूड का करना है। कई पेंटर बनेंगे, तो वो परमात्मा की तरफ से डिसाइडेड है। हमारे पास लोग ऐसे भी आते हैं। रेमेडीज़ का सिंपल सा सिस्टम ये है, अब हम ना नेचुरल चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। हम लोग पाठ पूजा जो लोग करते हैं, हमारे में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम अपनी सहूलत के हिसाब से पाठ पूजा करते हैं, ना कि अपनी दिनचर्या के हिसाब से, या हमें करनी चाहिए। लोग कई बार कहते हैं आज मेरी मीटिंग, आज मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, पहले मेरे को मीटिंग जाना। मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, उसका मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जिस इंसान का नियम, नित्य नियम प्रॉपर है ना लाइफ में, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत कम आती है या नहीं आती, क्योंकि उसके ऊपर एक सुप्रीम पावर का हाथ है। वो उस पर बिलीव करता है और वो परमात्मा उसको खुद ही रास्ता दिखाता रहता है, क्योंकि वो उसका भक्त है। लेकिन जो लोग सिर्फ दिखाने के लिए, यार मंदिर जाना है, आज मेरे उस दोस्त ने भी आना है, तो ये ना बड़ा फ़र्क है। परमात्मा को पता है आप क्यों आए हैं। आप मेरे को झूठ बोल सकते हैं, अपने आप साथ वालों को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस मालिक से झूठ नहीं बोल सकते। उसको पता है कि ये इंसान क्यों आया है, ये लोगों को दिखाने के लिए आया है मैं मंदिर आया हूँ, या ये मुझसे मिलने के लिए आया मैं आया हूँ। तो वो सिंपल सी चीज़ है कि इसी के आधार पे एस्ट्रोलॉजी है। रेमेडीज़ काम करती हैं, 101% करती हैं। हम खुद करवाते हैं, लोगों का भला होता है, लोगों के पास फ़ायदे होते हैं। मेरे पास बहुत व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं कि वो रेमेडी आपने करवाई और उसके बाद फ़ायदा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं वास्तु पुरुष की। वास्तु पुरुष का सिस्टम क्या है? एग्जाम्पल के तौर में ये मेरा किचन है। किचन में अब आप हार्पिक तो नहीं रखोगे, शैम्पू तो नहीं रखोगे, तो जहाँ पे जिस चीज़ के लिए, ऐसे ही पूरी धरती पे भगवान ने 4 दिशाएं दी हैं, उन 4 दिशाओं के अंदर सब दिशाएं दी हैं, मैं उसको सब दिशाएं कहती हूँ। वो डिसाइडेड है कि यहाँ पे क्या रखने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे क्या रखने से क्या फ़ायदा होगा। हमारा ब्रह्मांड हमारा घर का लेंटर एरिया है, बाउंड्री तो आपकी 4 दीवारी, आपकी बाउंड्री वॉल, वो आपका ब्रह्मांड है, आपका घर। क्योंकि आप कुछ भी अपने घर के अंदर देख सकते हो, तो हम उस घर की 4 दिशा के अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट भगवान की जगह है, मंदिर की जगह है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी भी घर में, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की जगह टॉयलेट आ जाएगा, तो ऑब्वियस है लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये साइंटिफिकली है। नॉर्थ क्या है? नॉर्थ को अगर मैं सिंपल सा देती हूँ, मैं नहीं किसी देवता के साथ जोड़ती, मैं साइंटिफिकली जोड़ती हूँ। ग्रोथ की जोन बोलते हैं इसको। ईस्ट को चढ़ने की जोन बोलते हैं। ईस्ट में सूर्य उगता है तो जगमग हो जाती है, और वहाँ जहाँ ग्रोथ होनी है, वहाँ जगमग होनी है, वहाँ पे आपने टॉयलेट बना लिया, आपने अपनी लाइफ का वेस्ट और नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे डालनी शुरू कर दी, तो आपकी लाइफ में कैसे सब कुछ नॉर्मल चल सकता है ना? आपको प्रॉब्लम्स अपने आप आ जाएगी। तो ऐसे ही वास्तु काम करता है, बहुत ज़्यादा वहम के साथ नहीं। आप सिर्फ दिशाओं का ज्ञान रखिए। दिशाओं के अंतर्गत जैसे नॉर्थ को पानी का जोन कहा गया है, ईस्ट को हवा कहा गया है, अग्नि, साउथ को अग्नि कहा गया है, और एयर स्काई को वेस्ट कहा गया है। तो आप इन दिशाओं में इन्हीं तरह के कलर्स, इन्हीं तरह की शेप्स की चीज़ें लगाइए, या उसके अंडर कुछ करिए, तो आपको फ़ायदा देते हैं। अब मैं आपको इसको एस्ट्रो वास्तु को जोड़ती हूँ, क्योंकि ये सब जितनी साइंसेज है ना, वैदिक की कज़न्स हैं। कोई मासी की बेटी है, कोई मामी की बेटी है, सब बहनें हैं। इसको बस सिंपल वे में छोटा छोटा काट के दिया गया है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये इतनी डीप है, इतना किसी को लर्न नहीं हो पाता, या लोग इतना सीखना नहीं चाहते, उनको जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। तो ये बाकी जितनी साइंसेज हैं बहुत छोटे छोटे टाइम में आपको लर्न हो जाती हैं, जिससे आप प्रेडिक्शंस कर पाते हैं। अब जैसे अभी हम वास्तु की बात कर रहे थे, वास्तु के अंदर एस्ट्रो की वास्तु, जैसे मेरा घर बना, मैं अपनी कुंडली का लगन लॉर्ड देखूंगी, उसके अंदर मैं देखूंगी मेरे 6, 8, 12 के कौन से भाव हैं। अब जो मेरे 6, 8, 12 के भाव हैं, अगर उसमें नॉर्थ आ रही है ना, तो मेरे को नॉर्थ से ग्रोथ नहीं मिल सकती। मेरे को अपने 1, 5 और 9 नंबर भाव के लॉर्ड की दिशा से ग्रोथ मिलेगी। तो मेरे को इस चीज़ों के साथ हम काम करते हैं, जिससे कि हमें बेनिफिट हो पाए। पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है। अब एक मेरे पास क्वेश्चन आ सकता है
कि एक ही घर में कितने लोग रहते हैं तो सबकी कुंडलियाँ देख के बनाते हैं, नहीं, सबकी नहीं देखते। सबसे पहले हम हेड ऑफ द फैमिली देखते हैं, और हम जैसे जो भी घर में अर्निंग हैंड्स होते हैं, मेल्स अर्निंग हैंड होते हैं, या अगर उनके घर में फीमेल ज़्यादा अर्निंग करते हैं, तो जिसका सबसे ज़्यादा अर्निंग का सिस्टम रहे उसको कम से कम कह देते हैं भाई तू अपना सिस्टम यहाँ पे मत रखना, तेरे को नुकसान करेगा। बाकी जो बेसिक है वो सबके लिए अवेलेबल है ही। एस्ट्रो वास्तु कोई अपने लिए घर बना रहा है तो अगर उसका अपना घर है तो हम उसको कर देते हैं कि आप अगर एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल आपकी कुंडली देख के ही आपका घर डिज़ाइन करता है कि आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी हर्डल ना आए। इसके बाद तुमने बात की थी मेरे को टैरो कार्ड्स की। टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं जिनमें अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं। ये जो प्रिडिक्शन है ये काम लॉन्ग टर्म नहीं आती है, शॉर्ट टर्म काम आ जाती है। 3 महीने की प्रिडिक्शन इसमें ठीक आ जाती है। लाइक तुमने कोई जॉब चेंज करने का सोचा है, तुम्हारी कोई ट्रांसफ़र का आ रहा है, तो उसमें वो कार्ड्स निकालते हैं। पॉजिटिव कार्ड आया तो कर लो, नेगेटिव आया तो ये नुकसान करेगा, वो इस तरह की साइंस है। न्यूमरोलॉजी लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मांगते हैं, बट ये प्योरली ईस्टर्न है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ समझाऊंगी। नंबर 1, जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 1 के साथ हमारा कैसे काम होता है। ब्रह्मांड में सूर्य एक है जो वही उजाला देता है, तो नंबर 1 लाइफ में उजाला देता है। नंबर 1 से वही चीज़ें फ़ायदा होते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी नंबर 1 को सूर्य का देवता माना गया है। चंद्रमा को नंबर 2 का कहा गया है क्योंकि वो सूर्य से लाइट एग्जॉस्ट लेता है, तभी वो आगे देता है, इससे वो 2 नंबर पे आ जाता है। तो इनकी ये टर्म्स हैं। अगर मैं इसको मतलब बहुत डिटेल में बताऊंगी तो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है जो न्यूमरोलॉजी में से मतलब ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में से निकला है। और इसको शॉर्ट में ये जितनी भी ऑकल्ट की साइंसेज हैं ना, जितनी भी, ये सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एक साइंस का रूप बन गई हैं, और उसका उतना ही प्रेडिक्शन आ सकता है। आपको फुल फ्लेज प्रॉपर प्रेडिक्शन चाहिए तो वो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही दे पाती है। मान लेते हैं कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बहुत लोग स्टोन्स और वेरिएबल सजेस्ट करते हैं। आपका कितना बिलीव है स्टोन्स और वेरिएबल में? क्योंकि मैं भी पहन के बैठा हूँ, मैं पहन के बैठा हूँ, मैं भी पहन के बैठी हूँ। तो कितना ये चीज़ें काम करती हैं, कितना नहीं आपके अकॉर्डिंग? मान लीजिए किसी के साथ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे कह दिया कि आप ये वाला स्टोन पहन लो तो प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। कैसा है? बिल्कुल सही नहीं बोलूँगी मैं। होता क्या है, एक प्लैनेट आपको अनफेवर कर रहा है, एक बंदा आपको फेवर कर रहा है, एक बंदा आपको अनफेवर कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी किसी के साथ कोई एग्रीमेंट है, मेरा दोस्त है वो और मेरे को फेवर कर रहा है, मेरा दूसरा दोस्त उसको कह रहा है नहीं इसको फेवर मत कर। अब मैंने अपने साथ अपने दोस्त के और दोस्त मिला लिए तो वो बात मेरे फेवर में आ जाएगी। अब मैंने उसी प्लैनेट की चीज़ें धारण कर ली तो वो चीज़ मेरे फेवर में आ जाएगी, वो काम करने लग जाएगी। इसीलिए हम स्टोन्स पहनते हैं कि वो चीज़ अगर हम स्टोन्स उसी के पहनाते हैं जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी जा रही हो और जो हमें प्लैनेट्स दे रहे होते हैं, तो हम उसको स्टोन पहन के और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम इंग्लिश में अच्छे हो, है ना, तो तुम अगर लॉन्ग लाइफ पढ़ना चाहोगे तो तुम यही सोचोगे कि मैं ये वाले सब्जेक्ट पे कुछ करूँ। अब तुम्हें पता है मैं मैथ्स नहीं कर सकता, तो तुम्हें कोई कह दे कि भाई तू अकाउंटेंट का काम कर ले, तो तुम्हारा तो वहीं पे यार मेरे से तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले ना पड़ गई, क्योंकि तुम उसमें स्ट्रांग नहीं हो। और अगर तुम उसमें स्ट्रांग होगे भी तो तुम एवरेज नंबर ला पाओगे, मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते, लेकिन इंग्लिश में तुम स्कॉलरशिप पे आ सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे को समझ अच्छे से आ जाती है। तो इसीलिए ऐसे ये स्टोन्स होते हैं, इनको पहनने से इनका असर हमारे ऊपर ज़रूर होता है। मैं 100% नहीं कहूँगी, लेकिन 75% पक्का ही असर होता है। हम रेमेडीज़ पे आ चुके हैं, बात कर ली हमने। सुपरस्टिशंस पे आते हैं। शनिवार को बाल नहीं कटवाने, मंगलवार को बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने, एकादशी के दिन चावल नहीं खाने। क्या एस्ट्रोलॉजी में इनके लिए भी कुछ बातें हैं कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल होती हैं, ये भी साइंटिफिकली आधार है। वार की बात नहीं होती। वार कैसे बनते हैं, एक ना हॉरा सिस्टम होता है। जब ये प्लैनेट्स बने, ग्रह बने, तो संडे मंडे ट्यूसडे एक लाइन में क्यों आए, इसके पीछे रीज़न है। एक हॉरा सिस्टम होता है, 24 घंटे का एक दिन लगाया गया, उसको एक रवि से शुरू किया गया, और उसको जब हर हॉरा के बाद देखा गया ना, तो अगले दिन वो जहाँ ख़त्म हुआ और जहाँ से वो स्टार्ट हुआ तो वो अगला दिन सोमवार था जी। तो ये हॉरा का सिस्टम होता है, ये भी एक सब्जेक्ट है वैदिक में।
उसके अकॉर्डिंगली डेट डिसाइड हुए। अब मंगलवार को बाल नहीं काटने चाहिए। मंगल मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि एनर्जी का प्लैनेट है। जितनी भी धार वाली चीज़ें हैं, सेनापति का काम करता है, तो उसके बाद तलवार, चाकू, ये वो सोल्जर्स वाला मतलब वेपन वाला सिस्टम, इसके अंदर ना ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर आपको कोई मंगल की हौरा में कट लगता है ना, तो वो नॉर्मल हौरा में लगा कट और मंगल की हौरा में लगे कट के ठीक होने में टाइम का वेरिएशन आ जाएगा। नॉर्मल कट 1 दिन में ठीक हो जाएगा, मंगल की हौरा का कट आपके 5-4 दिन ले जाएगा। दैट्स वाई। लेकिन वो हौरा का सिस्टम होता है, इन्होंने पूरे दिन का बना दिया कि शनिवार ये मत करो या मंगलवार ये मत करो। उसकी हौरा में नहीं करना चाहिए, लेकिन हौरा का हर किसी को पता चल नहीं सकता और कोई इतना डीप में जा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने पूरा दिन ही ले लिया। अब आपने मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन डाला, एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा है पानी, राइट। अर्थ पे भी सबसे ज़्यादा है पानी। एकादशी विष्णु जी का दिन है और विष्णु जी भी पानी में ही रहते हैं, राइट। वैकुंठ में पानी में ही रहते हैं। अगर हमने फोटोज़ देखे हैं, वैकुंठ तो जाके नहीं आए। तो एकादशी वाले दिन हमारी बॉडी का वाटर लेवल बहुत हाई होता है और चावल भी निरा पानी है, बिल्कुल पानी। चावल पानी है, चावल खा के बहुत जल्दी भूख भी लग जाती है। तो उस दिन अगर हम चावल खाएंगे तो हमें कोल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी का प्रॉब्लम है, ठंड लगती है या तो ऐसी प्रॉब्लम आने की वजह से उस दिन चावलों को अवॉइड कराया जाता है, क्योंकि उस दिन बॉडी के अंदर वाटर का रेजिस्टेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। दैट इज़ द साइंटिफिकली रीज़न। आउट ऑफ द लीग एक क्वेश्चन है, मैं बार बार ये इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एड्स देख कर थक चुका हूँ, जिसमें कहते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में सब कुछ बता सकती है, सब कुछ बता सकती है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके जो ग्रह नक्षत्र जो भी हैं वो इफेक्ट उसके जन्म के टाइम से स्टार्ट करेंगे, या फिर जब वो कंसीव हुआ, जब उसके प्राण प्रतिष्ठा उसकी आइज धरती पे थ्रू हर मदर्स वूम, वो तभी से शुरू हो जाएगी, या फिर जो पैदा हुआ? क्योंकि बार बार मैं एक ही बात सुन रहा हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में सब बता सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में सब कुछ बता सकती है, तो क्या इसमें भी कोई डिफरेंस है? बताती हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर मेरे भी चैनल पे मेरा एक वीडियो है। जब भी एक बच्चा एक मदर कंसीव करती है, तो किसी भी मदर को उसका कंसीविंग डेट नहीं पता होती कि मैंने कब, उसको मंथली पता लगता है कि मेरे को कंसीव हो गया। वो किस तारीख को कंसीव हुआ वो उसको कभी पता नहीं चलता। जैसे कि एक बच्चा, जब भी एक मदर कंसीव करती है तो सबसे पहले बच्चे का शुक्र को देखा जाता है, नंबर 1। अगर उस टाइम पे शुक्र नीच का है, गोचर में, प्लैनेट पोजीशन में, तो वो बच्चे की जो पर्सनालिटी है ना, बड़ी लल्लू सी बनेगी। वो पर्सनालिटी वाला बंदा नहीं बनता, उसकी फीचर्स अच्छे नहीं हो सकते। माँ बाप जितने मर्जी सुंदर हो, वो बच्चे का मुंह आड़ा टेढ़ा ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे जिसने पर्सनालिटी देनी है वो प्लैनेट प्रॉब्लम में है। और अगर उसी टाइम पे शुक्र उच्च का है तो वो जितना मर्जी, जैसे मर्जी पेरेंट्स हो, बच्चा बहुत ही नैनक्श तीखे वाला बच्चा, बहुत सुंदर बच्चा होगा। लाइक ऐसे ही 2nd मंथ में मंगल, बच्चे के अंदर जब बॉडी के अंदर खून बनता है, उस टाइम पे मंगल की पोजीशन को देखा जाता है। अगर उस टाइम पे मंगल की पोजीशन अच्छी है तो बच्चे की बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन ठीक रहेगा, बच्चे को बीपी की दिक्कतें नहीं आएंगी। और वही मंगल की पोजीशन खराब है तो बच्चे को हेमोग्लोबिन कम आ जाएगा, बच्चे को खून से संबंधित प्रॉब्लम आने के टाइम रहता है। तो हम लोग एज ए कंसल्टेंट जब भी कंसीव करती है मदर, तो हम बोल देते हैं कि आप ज़रूर कंसल्ट कर लो। अगर प्लैनेट ख़राब है तो हम आपको उसकी रेमेडीज़ करा देंगे। लाइक जैसे मंगल की रेमेडी करानी है तो हनुमान जी के पाठ, हनुमान जी के मंत्र करवा दिए। और जैसे 3rd मंथ है, 3rd मंथ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस मंथ में वो बच्चे के अंदर जान आती है। उस मंथ में गुरु की पोजीशन देखी जाती है। गुरु 1 साल में 1 हाउस चेंज करता है, तो वो हाउस तो चेंज कर नहीं सकता, लेकिन वो उस टाइम किस नक्षत्र के अंदर है और चरण लॉर्ड का क्या इम्पैक्ट है। वैसी सोल अगर वो पापी ग्रहों के अंतर्गत है, चालाक चतुर ग्रहों, तो वो बच्चे की सोल वैसी होगी। अगर वो देवताओं मतलब अच्छे ग्रहों के अंतर्गत है तो वो बच्चा वैसा ही बनता है। मतलब ऐसे ही टर्न बाय टर्न से एक सीक्वेंस है, उस प्लैनेट का वो वाला इम्प्रेशन लेता है और उसके हिसाब से उसकी बॉडी बनती है। तो प्लैनेट, जैसे आपने अपना जन्म लिया, कंसीव किया एक मदर ने, तो प्लैनेट्स उसके साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं। पेट के अंदर एक मदर के अंदर जो दशा होती है, जैसे एक दशा 20 साल की है तो वो पेट के अंदर 3 दिन में ख़त्म हो जाती है, 4 दिन में ख़त्म हो जाती है। अभी जैसे कभी कोई बच्चा, हम लोग अब आजकल सारा मॉडर्न ज़माना है, लोग बहुत बिलीव करते हैं, तो जब भी जैसे डॉक्टर डेट दे देता है, आजकल सब नॉर्मल डिलीवरी पे कोई जाता ही नहीं है,
तो लोगों को वो होता है कि हम डेट निकलवा लें, तो हम लोग भी उस टाइम पे डेट देख के बता देते हैं कि नहीं इस दशा में मत आओ, अच्छी दशा में कर लो, या प्रॉब्लमेटिक दशा है तो वो बचपन में निकल जाए, बड़े हो गए तो आपकी लाइफ स्मूथ आए ना। अगर बीमारी वाली दशा तो बचपन में तो चलो चल जाता है थोड़ा मोटा, बड़े हो गए तो फिर बड़ी मुश्किल है, आप ऑन नहीं कर पाते, तो हम उस हिसाब से उनको डेट्स देते हैं। लेकिन बाकी वो परमात्मा की मर्जी है, कोई ना कोई जिसने जिसको जब लाना है तो कभी ना कोई इमरजेंसी पड़ ही जाती है, तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। मान लेते हैं कि आज से 20 साल बाद टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया, ह्यूमंस को अर्थ छोड़कर जानी पड़ गई, आज कुंडलियाँ, आज एस्ट्रोलॉजी अर्थ के बेसिस पे चल रही है, कल मार्स पे इलॉन मस्क ने एक कॉलोनी सेट कर दी ह्यूमंस की, तो क्या वहाँ जाकर भी यही सेम सिस्टम से हम कुंडलियाँ बनाएंगे? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। क्या हम मंदिर जाके वॉशरूम जा सकते हैं? जाकर तो मंदिर की भगवान की मूर्ति के आगे तुम हाथ धो सकते हो साबुन से? नहीं धो सकते ना, वहाँ का सिस्टम अलग होगा। तो ऊपर मार्स में जब हम जाएंगे तो वहाँ की हम सिस्टम को लेंगे। हर जगह जाके हर एक काम नहीं किया जा सकता। आप अपने घर में जिस तरह से रहते हो, आप किसी के घर में वैसे नहीं रह सकते। आप अपने घर में खुले बदन भी घूम रहे हो, लेकिन किसी के घर में तो आप बिल्कुल टिप टॉप रहते हो ना, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर हम मार्स में चले जाएंगे, हमारी अर्थ की जगह हमारी धरती माँ, हमारी तो धरती माँ ही रहेगी ना वो, तो वो मार्स हो जाएगी, तो फिर वो वहाँ का ही सिस्टम उठाएंगे। वहाँ पे भी तो सिस्टम चल ही रहा होगा कोई ना कोई, तो फिर वो वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ का सिस्टम बनाएंगे। वहाँ का सोलर प्लैनेट सिस्टम क्या है वो वैसे देखेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अर्थ टिल्ट है, वो इंडिया में टिल्टेड कहीं और से नज़र आती है, यूएसए से कहीं से और से आएगी, तो वास्तु का सिस्टम वैसे चेंज हो जाता है। तो जहाँ पे आप हो, आप उसके अकॉर्डिंगली ही काम कर पाते हो, आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करोगे। तुम आज एक कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हें उन्होंने बोला है तुम रिकॉर्डिंग देखोगे, दूसरी कंपनी में चले जाओगे तो वो तुम्हें कहेंगे रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे, तुम करते हो तुम एडिटिंग करना, तो तुम फिर हर बात में रिकॉर्डिंग में नहीं घुसोगे, तुम्हारा सिस्टम चेंज हो गया, तुम्हारी लाइन चेंज हो गई। तो जहाँ जाओगे वहाँ पर जाके वैसे ही काम करो। आपने कहा कि यूनिवर्स कनेक्टेड है सारा, बिकॉज हम रेज आ रही हैं, ये हो रहा है। आपने ऑफ कैमरा में बात करे थे, आपने बताया कि बहुत लोग पहले प्रेडिक्शन करके जा चुके हैं, तो जो इंट्यूटिव थॉट्स आते हैं लोगों के पास अबाउट दिस प्रेडिक्शंस, अबाउट द फ्यूचर, ये कितना सही होता है, कितने गलत? कई लोगों के ना राहु केतु बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। राहु केतु भी अच्छे होते हैं। हाँ। तो जिनके राहु केतु अच्छे होते हैं ना, उनको आने वाली बात का आभास हो जाता है, उनको पता चल जाता है। या 9th लॉर्ड का प्लैनेट जो होता है, उसके ऊपर सारी अच्छी दृष्टियाँ हो जाए, तब भी आपको आने वाली बात का पता चल जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि लाइफ में ये मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। हमें कई बार फीलिंग आने लग जाती है, तो ये पावर्स हमें ऊपर से मिलती हैं। प्लैनेट पोजीशन हमें डिसाइडेड है। आप आज मरे, कल जब आप पैदा होंगे, आप उसी दशा, जिस दशा में आप मर रहे हो ना, आप उसी दशा में पैदा होगे, फ्यूचर वहीं से आपका शुरू होगा। वो प्लैनेट पोजीशन जब वहाँ पे आएगी, उसके बाद आपका जन्म होगा। आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, तो आपका सूर्य चंद्रमा नीच का हो जाएगा। आपने अपने गुरुओं को बुरा बोला है तो जुपिटर खराब हो जाएगा। वो वैसा ही प्लैनेट पोजीशन लेगा और आपसे फिर उस जन्म में आके आपका सिस्टम वहाँ से ही चलाएगा। क्यों किसी का प्लैनेट उच्च का है और किसी का नीच का है? परमात्मा किसी में भी फर्क नहीं करता। एक माँ बाप के अगर 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं ना, उनको सेम स्कूल में पढ़ाते हैं। एक बच्चा पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ता, माँ बाप की गलती नहीं है, उस बच्चे की गलती है। वो उस पर ध्यान नहीं देता, एक फोकस्ड रहता है, एक नहीं रहता। तो इसको हम परमात्मा की गलती थोड़ा ना या पेरेंट्स की गलती थोड़ा ना कहेंगे, वो तो उस बच्चे ने मेहनत नहीं की। तो इसका ये वाला ही सिंपल सा सिस्टम होता है, इसी के आधार पर ये चीज़। मैं क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब पर्सनल सही समझ लीजिए मेरे लिए भी, कि बहुत से लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और आजकल ऐसी बीमारियों से बड़ा ग्रस्त है, जो खासकर जो अभी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जो है, यहाँ पर मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी भी इन सब बारे में कुछ बात करती है? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ या अपने आपके दादाजी हो तो उनसे पूछना कि आपके टाइम पे कितने लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन था, वो कहेंगे ये कौन सी बीमारी होता है। हम किसी बुजुर्ग से पूछेंगे ना, तो वो पूछेगा ये कौन सी नई बीमारी है। ये बीमारी हमने खुद ली है, ये हमारी मॉडर्न लाइफ की बीमारी है, मॉडर्न होने की बीमारी है। इसका साइंटिफिकली रीज़न मैं आपको देती हूँ।
पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे हम भी जब छोटे थे, मैं भी जब छोटी थी, मतलब मैं 40 साल की हूँ तो मैं 25 साल पुरानी बात कर रही हूँ या 30 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तो हम भी छतों पे सोते होते थे, खुले में सोते थे। हमारे घर में एसी नहीं होता था, तो रात को हवा अच्छी चल रही है तो छत पे एक फ़ैन लगाया साइड पे और सो गए। उससे क्या होता था, मून की रेज़, हमारे प्रत्यक्ष में 2 देवता हैं, सूर्य और चंद्रमा, मून की रेज़ हमारी बॉडी पे फुल नाइट पड़ती थी, जिससे कि हमारा मेंटल लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता था। आप अपने पीछे अपने पापा का मेंटल लेवल और अपना मेंटल लेवल देखोगे, तुम्हें बहुत फ़र्क मिल जाएगा। हाँ, मैं तो बहुत फ़र्क मिल जाएगा। उसके बाद उसकी वजह से हमें डिप्रेशन नहीं होता था। पहले लोग गर्मी में काम करते थे, गर्मी में काम करने के लिए बहुत पानी पीते थे, बहुत पानी, मटके का पानी। फ्रिज तो साइंस की देन है, अगर साइंस हमें कुछ दे रही है ना, तो वो हमसे ले क्या रही है हम लोगों को नहीं पता है। एग्जैक्टली। फ्रिज का पानी पीते थे, नेचुरल पन खत्म हो गया, ताज़ा पानी मटके का हम लोग मटके का पानी में मिट्टी का भी तत्व मिल गया, हमने उसको अपनी बॉडी में लिया। पानी बहुत ज़्यादा पीने से भी आपका मेंटल लेवल ठीक रहता है। आज भी अगर आप किसी तरह की एंग्जाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, मैं नहीं आपको कहती कि आप छत पे सो, आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि 1 घंटा, पौना घंटा, मिनिमम 40 मिनट्स मून वॉक लो। मून वॉक तब लो जब मून आधे से आधा है, आधा मतलब जब भी अमावस्या निकलती है उसके 7 डेज़ बाद, और पूर्णमासी निकलने के 7 डेज़ तक, इसके बीच में मून पूरा होता है, फिर आधा होता है। गाइस, अंडर द मून वॉक की बात हो रही है, ना कि डांस वाले मून वॉक। बिल्कुल ठीक, पता लगे कि आप मून वॉक चले गए कि वहाँ पे जाके काम करना है, तो मून वॉक लीजिए। इससे आपका एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। अगर कोई भी आपका बच्चा या कोई भी आपके घर में इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, ज़्यादा सिप करके पानी पीजिए। आप ना एक ही बार में बॉटल पानी पी नहीं सकते हैं, आपका मन भर जाता है, लेकिन आप उस बॉटल को हर 4-5 मिनट में खोलिए, एक घूंट, उससे आपकी बॉडी में वाटर लेवल इतना अच्छा रहेगा, टॉक्सिक सारा बाहर निकलता जाएगा, नेगेटिविटी सारी बाहर निकलती जाएगी, मून की रेज आपकी बॉडी पे डायरेक्ट पड़ेगी, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। उसके बाद एक चीज़ और बताती हूँ, कोशिश कीजिए जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं, इनर वेयर्स हैं, या आप जो रात को नाइट सूट्स पहनते हैं, वो काले रंग के मत पहनिए। ब्लैक कलर डार्कनेस में डालता है। हमारे इनर वेयर और नाइट वेयर हमारी बॉडी में 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा वही टाइम रहते, तो ये लाइट कलर में, क्रीम या वाइट कलर में ही पहनिए। कि उसका पहले बुजुर्ग वाइट कलर ही पहनते थे, वाइट धोती, वाइट पजामा, आपने वही देखा होगा। अब ये मॉडर्न टाइम आ गया है, अब इनर वेयर भी लाल, काले, नीले, ग्रे, वॉटएवर कितने कलर्स चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को त्याग कर दीजिए। अगर आप इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इस छोटी सी रेमेडी से आपकी बॉडी के अंदर ये इफ़ेक्ट्स ठीक हो जाएंगे। और आपकी एंग्जाइटी की जो आप इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं ना, वो दवाइयाँ क्या करती हैं, आपकी सोचने की क्षमता ख़त्म कर रही हैं। आप ये सोचिए कि आपका ब्रेन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप बुजुर्गी में जैसे आपकी एज क्रॉस करेगी 50 ईयर्स, आप सब कुछ भूलना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ क्या रह जाएगी। तो ये दवाइयाँ आपको उस टाइम पे तो राहत दे रही हैं, लेकिन लॉन्ग लाइफ ये आपको ख़त्म कर देंगी। अगर आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन नाम की बीमारी है, तो इससे लड़िए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत पानी पीजिए, उस बारे में मत सोचिए जिसको सोच के आप परेशान हो रहे हैं। पॉजिटिव सोचिए, आपके साथ वही होता है जो आप मांगते हैं। परमात्मा के पास बिल्कुल टाइम नहीं है वो हर एक बंदे के पास जाए और उससे पूछे, हाँ तेरी ये इच्छा है, तू ये चाहता है। वो ऊपर बैठा एक ही वर्ड बोलता है, एंड दैट इज़ तथास्तु। आप भी अपने लिए जो कहते हैं वही आपके लिए होता है। आपने सब कुछ अपनी लाइफ में वही डिसाइड किया है। आप पीछे जाइए अपनी लाइफ पास्ट में और आप चेक कीजिए इस चीज़ को कि आपको वही सब कुछ नहीं मिला जो आपने मांगा था, आपको वही मिलता है। क्योंकि परमात्मा ने आपके बच्चे, हम उसके बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में इतना सोचते हैं, तो वो परमात्मा जिसके हम बच्चे हैं वो हमारा बुरा क्यों सोचेगा। exactly. हम अपना बुरा सोचते हैं, मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं तो हार गया हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ। ऐसे वर्ड्स अपने मुँह से कभी मत निकालिए। यूनिवर्स पे टच करते हैं, आपको वही बाउंस बैक में मिलता है। हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा पाइए। एक लास्ट क्वेश्चन जो इस पॉडकास्ट में आपसे पूछेंगे वो ये है कि बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं एक प्रॉपर प्रोफेशन के रूप में, यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल, तो क्या इस फील्ड में पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ एज अ करियर? और है तो अगर आप एक छोटा सा रोड मैप देना चाहें कि लोगों को किस तरीके से क्या चीज़ करनी चाहिए
टू बिकम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर या फिर वास्तु कंसल्टेंट, एनीथिंग इन द सिमिलर? क्योंकि आजकल 4 आर्टिकल पढ़ने के बाद भी अपने आपको लोग जोस्ती बता देते हैं, बट प्रोफेशनल कैसे बना जाए? बहुत सही क्वेश्चन है आपका। मैं अभी इस बात के लिए बोलने के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी। आप जितना एजुकेशन को लेंगे, आप जितना पढ़ेंगे, आपका नॉलेज उतना ही ग्रास्प होगा। आपको भी पता है, आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आपने उसकी कुंडली देखी है, तो आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ देती है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने ये ठीक किया है या गलत किया है, मैं इससे कैसे अर्न कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। किसी की भी मजबूरियों का फ़ायदा कभी मत उठाइए। इस करियर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लोगों अब की यूथ को, जैसे तुम लोग बच्चे हो, बड़े बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं, ये तो पैसा कमाने के लिए आपने सिस्टम बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका फेथ मत ख़त्म कीजिए। आपको नहीं आता ना, तो आप उसको बोल दीजिए कि मैं आपको एक आधे दिन में बताऊंगा। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, जो आपका गुरु है, आप उसके साथ टीम वर्क करके काम कर लीजिए। आप उसको थोड़ा सा फीस ज़्यादा देके, इससे क्या होगा, आपका नाम खराब नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहूँगी कि वो आपका गुरु आपको सब कुछ बता देगा। ऑब्वियस है, हर कोई पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो आप ऐसे भी तो काम कर सकते हैं ना। आप उसके साथ टीम वर्क कर लीजिए। आपको उसकी कुंडली अपने और दोस्तों के साथ डिस्कस कर लीजिए। आप उस पैसे को शेयर करके आपस में बांट लीजिए। उसको मत बताओ मैंने 4 लोगों से पूछा है। ऐसे काम कर लीजिए, एक दिन आप ट्रेन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है आपने 1 साल या 6 महीने पढ़ के एस्ट्रोलॉजी आप सबको अच्छे से प्रेडिक्शन दे पाएंगे, तो आपकी प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आएगी, और उसका फ़ायदा या नुकसान उस क्लाइंट को होगा, और उसका बिलीव ख़त्म हो जाएगा इस इतनी अच्छी साइंस पे। और ये ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि हम भी इसी का रोटी खा रहे हैं, तो अपनी रोटी के ऊपर ही पैर मत मारिए। आपको नहीं, आप उस क्लाइंट का नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इसका नहीं कर पाऊँगी, तो उसको साफ बोलिए कि भैया, उसको मंत्रों पे लगा दीजिए, उसको भगवान की पूजा पे लगा दीजिए, लेकिन उससे फालतू में पैसा मत लीजिए कि उसको ये लगे कि यार इसने तो मुझे ख़राब कर दिया। किसी का भी पैसा अगर उसने प्रॉब्लम में दिया है, तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर करेगा। क्योंकि वो आपको कैसे फल सकता है, उसका काम हुआ नहीं, वो पता नहीं कैसे अपना वो पैसा लाया है। उससे मत लीजिए पैसा, उसको छोड़ दीजिए। उसको बोलना जब तेरा काम बन जाएगा ना, तो तू मेरी फ़ीस दे देना, नहीं तो लेट इट गो कीजिए। परमात्मा भी आपको और क्लाइंट्स देगा, आपका और साथ देगा, इससे आपकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी उस बंदे की नज़र में भी कि मैं इनके पास गया था, इन्होंने मेरा मिसयूज़ नहीं किया। तो किसी को भी यूज़ मत कीजिए। एक अच्छी साइंस है, अगर आपको आता है उतना ही कीजिए, नहीं तो सबको बोलिए मैं लर्नर हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। और जितना पढ़ सकते हैं इसकी रिसर्च कीजिए, अच्छे गुरुओं से शिक्षा लीजिए। मैं भी शिक्षा लेती हूँ, मेरे भी गुरु हैं, मैं आज तक पढ़ती हूँ। मेरे को नहीं लगता मेरा पढ़ना कभी ख़त्म होगा, बट उसी का बेनिफिट मैं अपने क्लाइंट्स को दे पाती हूँ। दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों ने पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। रादर देन कंसिडरिंग एस्ट्रोलॉजी एज एन सुपरस्टिशियस और माइथोलॉजिकल थिंग, यहाँ पर हमने थोड़ी साइंटिफिक बातें भी करी हैं। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डॉक्टर नेहा का जितने भी सोशल हैंडल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिए हैं, जाकर आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट एंड लिसनिंग अस ऑन एनी ऑडियो प्लेटफॉर्म, भाई फॉलो ज़रूर कर लेना, 5 स्टार्स दे देना, और अगर यूट्यूब पर सुन रहे हो तो 100% सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन जरूर दबाना, और लाइक तो तुम कर ही दोगे, और शेयर भी कर ही देना। जय सिया राम।